देखेंगे कि कोई गुप्त शासक है, उसका विवाह ब्राह्मण वंश से हो रहा है। तो वहां पर भी जाकर के मैरिज में भी हम आपको यह चीज बतलाएंगे, बट यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अर्थात ऐसे एग्जाम्पल्स गुप्त काल में हमें प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि वर्ण और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से अब अलग हो चुका था। ठीक है ना। और गुप्त काल का जो यह उदाहरण है वही आज तक चला आ रहा है। गुप्त काल में जो हम परिवर्तन पढ़ रहे हैं उसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यह क्लासिकल फॉर्म है, यह शास्त्रीय आदर्श है। तब से जो विचलन प्रारंभ हुआ वो विचलन आपको आज भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट में इमरजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। दो कारणों से, मतलब दो तरह से हम इस बात को आपको बतला सकते हैं, कास्ट सिस्टम का इमरजेंस क्यों हुआ। एक तो विदेशी तत्वों का समाज में मिश्रण हुआ, तो कुछ लोगों को तो पुराने वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। जैसे द्वितीय दर्जे की क्षत्रिय की संकल्पना हमने दे दी, जो रूलर क्लास था। लेकिन जो और भी जो विदेशों से लोग आए होंगे उनका एसिमिलेशन संभव नहीं था वर्णा सिस्टम के अंतर्गत। इसलिए हमने क्या किया कि उन्हें विभिन्न प्रकार के जातियों के अंतर्गत उनका विश्लेषण किया जाने लगा। अर्थात जातियों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि समाज में विदेशी तत्वों का मिश्रण हो रहा था, जिन्हें वर्णाश्रम धर्म में या वर्ण व्यवस्था में समायोजित करना मुश्किल था। ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इन सोसाइटी, the number of castes increased in this period। पहली बात। दूसरी बात, जनजातियों का विजनजातीयकरण। इससे भी जातियों की संख्या बढ़ी। ड्यू टू डी ट्राइबलाइजेशन of tribal states, the number of castes increased। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में समायोजित करना मुश्किल था, इसलिए जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, जातियों की संख्या में वृद्धि इन दो कारणों से हुई, लेकिन इसकी व्याख्या ब्राह्मणों ने कैसे की? अनुलोम प्रतिलोम विवाह के रूप में। द नंबर ऑफ कास्ट्स इंक्रीज ड्यू टू डिट्राइबलाइजेशन एंड द एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इन सोसाइटी, बट ब्राह्मण्स एनालाइज्ड इट, इंटरप्रेटेड इट एज अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह। तो यहीं पर क्या लिखेंगे? अनुलोम प्रतिलोम विवाह के माध्यम से ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या की। ठीक है। क्लियर?
अनुलोम प्रतिलोम विवाह पहले भी बतलाया हुआ है हमने, फिर से बतलाने की जरूरत तो नहीं है ना। और कायस्थ, भूमिहार और ये निम्न स्तर पर चांडाल वगैरह का जो उदय है वो अनुलोम प्रतिलोम विवाह के माध्यम से ही तो दिखाया गया है ना। अर्थात अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण जातियों की संख्या में वृद्धि की व्याख्या की गई। हालांकि ऐतिहासिक रूप में जातियों की संख्या में वृद्धि का कारण अनुलोम प्रतिलोम विवाह नहीं है, कारण ये दोनों है, लेकिन व्याख्या इस रूपों में है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मनुस्मृति, अब यहां पे एक वो रेफरेंस दे दीजिए, मनुस्मृति मेंशन्ड द नंबर ऑफ मिक्स्ड कास्ट्स एज 60 while in ब्रह्मवैवर्त पुराण number of castes increased to around 100. मनुस्मृति पहले लिखा गया था ना, उत्तर मौर्य काल से संबंधित था, तो मनुस्मृति में मिश्रित जातियों की संख्या 60 बतलाई गई है, जबकि गुप्त काल में ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी संख्या 100 बतलाई गई है। अब आप देखिए, मैरिज की बात कर सकते हैं, करना ही चाहिए मैरिज की बात, एक न एक दिन आपके मैरिज की भी बात होगी। तो मैरिज कैसा अच्छा है? सबसे पहले तो देखिए, मैरिज के प्रकार बतलाए गए हैं, आप लोग इसमें से चुन लीजिएगा अपने अपने अनुसार। अच्छा, पहले बता देता हूं, और ऐसे मैं आपको बतला दूं कि कात्यायन एक स्मृति है, उसमें सबसे अच्छा विवाह जो है गंधर्व विवाह को ही माना गया है ना। तो पहले आप जो 8 प्रकार हैं विवाह के 8 प्रकार, इसको आप थोड़ा लिख लीजिए। देखिए, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा जो है वह देव विवाह है, तीसरा जो है वह आर्स, चौथा जो है वह प्रजापत्य है। रिंकेश को तो सारे के सारे याद है। पांचवा जो है वह, मतलब 8 प्रकार पे जाओगे क्या तुम? एक ही पर ना। गंधर्व, ये आ गया अमन वाला गंधर्व। छठा जो है वह असुर, सातवां जो है वह राक्षस, और 8वां जो है वह पैशाच। अब देखो, ये जो ब्रह्म विवाह है, इसमें जो विवाह है वो एक ही वर्ण के अंतर्गत हो रहा है और परिवार के म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, जैसे आज होता है। मैरिज बिटवीन the men and the women of the same class with mutual consent
ऑफ द फैमिली। डॉली का होगा इसी तरह से ब्रह्म विवाह ही होगा, है ना, दो फैमिली के कंसेंट से किया जाएगा। दैव विवाह जो है वह इन विच फादर गेव हिज डाउटर टू सैक्रिफिशियल प्रिस्ट अर्थात जो पुजारी है, एक पिता जो है अपनी पुत्री का हाथ एक पुजारी को दे देता है। दैव, दैव, DAIVA, दैव। तीसरा लिखेंगे आर्स, फादर ऑफ द ब्राइड गिविंग डॉरी, it was the bridegroom who paid a bride price to her father, अर्थात उल्टा हो गया। अब वो जितना भी जोड़ी दे उससे आपको क्या मतलब है, आप तो पूरा लिस्ट बनाए हुए हैं कि क्या क्या लेंगे हम। हाँ, मतलब इसमें जो है वह लड़का वाला ही जो है वह लड़की वाले को दहेज देगा, लड़की के पिता को दहेज देगा, है ना, ये शिवम पर अप्लाई होगा। और प्रजापत्य, ये आज के डेट में सबसे अच्छा है, ये शिवम पर अप्लाई होगा, मतलब इसमें कोई डॉरी उड़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। प्रजापत्य, एन आइडियल टाइप ऑफ मैरिज, इट वॉज द मैरिज परफॉर्म्ड विदाउट डॉरी। तो आइडियल टाइप है कि नहीं है। गंधर्व, ये एक तरह से लव मैरिज है। असुर, मैरिज बाय परचेज, जैसे बिहार वहार में किसी की शादी नहीं होती है ना तो बंगाल से जाके खरीद के ले आते हैं, हरियाणा वाले तो बहुत खरीद के लाते हैं, आजकल बिहार और झारखंड से भी परचेज करके लाते हैं। मतलब हरियाणा के जो लोग हैं वो असुर विवाह करते हैं। राक्षस, मैरिज बाय कैप्चर, मतलब लड़की को बंधक बना लेंगे। इसके उल्टा हो रहा है बिहार में, पकड़ुआ विवाह, मतलब लड़के को ही बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि ये मैरिज जो है वो काफी सक्सेसफुल है। मतलब एक पूरा सर्वे में यह बतलाया गया कि जो लव मैरिज है वो 99% केसेज में फेल हो जाता है, और जो पकड़ के मैरिज बाय कैप्चर जो है वो 99% में सक्सेसफुल है। रिंकेश का होगा मैरिज बाय कैप्चर, बचा है। अच्छा अच्छा। और पैसाच में क्या है कि नशीली चीजों को खिला करके शादी कर लिया जाता है। इट वॉज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। पैसाच जो है वो कैसा मैरिज होगा, इट वॉज द वर्स्ट
form of marriage. In fact, in literal term, it was not considered as a marriage. ये मैरिज नहीं हुआ ना, इसमें जो है ये कहा यह जा रहा है स्लीपिंग अवस्था में या ड्रंक या अनकॉन्शियस अवस्था में जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड कर लिया जाता है। तो इसको जो पैसाच जो है इसको आप लिटरली मैरिज तो नहीं कह सकते ना, इसलिए वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कह रहे हैं। मैरिज बाय परचेज मतलब इसमें फीमेल को आपने परचेज किया है और उसमें जो परचेज आपने किया है उसमें फीमेल को परचेज तो किया है लेकिन फादर के कंसेंट से किया है ना। हाँ हाँ, तो जो 4 है वो मान्यता प्राप्त है और 4 जो है वह नीचे वाले जो 4 हैं उसको मान्यता नहीं है। तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वी फाइंड that the first 4 types of marriage were approved because they were performed through religious rites। गुप्त काल में 4 प्रकार के ऊपर के 4 प्रकार के विवाह को मान्यता प्रदान किया गया था क्योंकि यह धार्मिक संस्कारों पर आधारित था। वात्सायन thou approves गंधर्व मैरिज ऑल्सो। स्मृतिकार है, मतलब स्मृतिकार का मतलब क्या है? जिन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को कोडिफाइड किया है। और सुना जाए राक्षस was approved for क्षत्रियाज। राक्षस विवाह जो है वह क्षत्रियों के लिए मान्यता प्रदान किया गया था क्योंकि युद्ध वगैरह में जो है वो जीत के भी तो लाते थे ना। क्षत्रिय जब युद्ध करते थे तो जीतने के बाद वहां की सारी जो स्त्रियां हैं उनको जीत करके भी तो ले आते थे ना, या हरण कर लेते थे। जैसे आपने श्री कृष्ण को ही देखा होगा, रुक्मिणी का हरण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्षत्रियों के लिए प्रिस्क्राइब्ड था ये राक्षस। खैर, नेक्स्ट में हम लोग सुपरमेसी ऑफ ट्वाइस बॉर्न्स पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस पर आते हैं, सुपरमेसी ऑफ ट्वाइस बॉर्न। चूंकि गुप्त काल में
ब्राह्मणवादी मान्यताओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप में गुप्त काल में समाज में द्विज की सर्वोच्चता स्थापित हुई। क्लियर है? नहीं? ट्वाइस बॉर्न्स जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा गया है। अच्छा, 2 बार जन्म लेने के कारण। ट्वाइस बॉर्न का मतलब क्या है? 2 बार जन्म लेना। तो कैसे 2 बार जन्म लेते हैं भाई? एक बार प्राकृतिक रूप से और एक बार जनेऊ धारण करने से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं ये द्विज हैं, मतलब ट्वाइस बॉर्न है। इन्हें जो है वह एक रिलीजियस रिट्स का राइट है, जिसको जनेऊ धारण करना कहते हैं या उपनयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपनयन, रिट्स, उपनयन संस्कार। तो जो पढ़ाई का जब एज होता है, एक बार तो माता ने आपको जन्म दिया, दूसरी बार जब आप पढ़ाई करने जा रहे होते हैं लगभग 12 वर्ष के पश्चात, तब जो है आपका उपनयन संस्कार किया जाता है ना? तो ये सेकंड बॉर्न माना गया, क्योंकि इसमें जो है उपनयन संस्कार के अंतर्गत ये माना जाता है कि आपको एक ज्ञान दिया जाता है ना? तो एक बार फिर से, चूंकि ब्राह्मणवादी मान्यता फिर से स्थापित हुई है, इसलिए इनकी सुपरमेसी फिर से एस्टेब्लिश हुई है समाज में। पहले तो इक्वलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया ना, 6th सेंचुरी बीसी से लेकर लेटर मौर्यन पीरियड तक जो सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया, वर्ना सिस्टम को नहीं फॉलो किया गया। उन्होंने क्रिटिसाइज किया वर्ना सिस्टम को, उन्होंने इन इक्वलिटीज को क्रिटिसाइज किया बौद्ध और जैन धर्म में। लेकिन चूंकि गुप्त काल में एक बार पुनः ब्राह्मणवादी आदर्श और मान्यता स्थापित की गई है राजाओं के द्वारा, इसलिए इस काल में समाज में द्विज की सर्वोच्चता फिर से स्थापित होती है। 8वां पॉइंट आइए, चांडाल और स्लेव्स। इस पर मैं अलग से क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो आपने कास्ट के विषय में जो लिखा है, जिसमें मिक्स्ड, यहां पर जितने भी कास्ट हैं जिनका राइज हुआ है, उनमें जो अंत्यज हैं, या जो अछूत हैं, या जो अस्पृश्य हैं, ब्राह्मणों की व्याख्या के अनुसार प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो लोग थे उन्हें अछूत माना गया, अनटचेबल्स। ठीक है? और गांव में, नगर में इनके प्रवेश, जब ये प्रवेश करते थे तो ये ड्रम बजाते हुए, ढोल बजाते हुए प्रवेश करते थे, ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि अछूत आ रहा है, ताकि जो ब्राह्मण हैं उनकी छाया से भी जो है वो उनकी पवित्रता समाप्त ना हो जाए। ठीक है ना? इसी में
जो चांडाल हैं इसी में से एक है। चांडाल किसको कहते हैं? शवों को जो जलाने का काम करता था और गांव के बाहर निवास करता था। हाँ, चाहे पशु पक्षी जो होते हैं जिनको हम पालते थे उनको जलाते नहीं थे ना, उनका जो ऊपर वाला जो लेयर है जिससे हम चमड़ा बनाते हैं उसको निकालना इन्हीं का काम हुआ करता था, है ना। इसीलिए इनको गांव से बाहर बसाया जाता था, और जब भी ये गांव में और शहर में प्रवेश करते थे तो एक विशेष प्रकार का ड्रम जो है उसको बजाते हुए ये प्रवेश करते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वे आ रहे हैं, तो उनकी छाया से भी बचने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरीके से अगर ये छू लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। कुछ इस तरह की जो धारणा समाज में जो विद्यमान हुई, अर्थात गुप्तकालीन समाज में ही अनटचेबिलिटी जो भारतीय समाज का सबसे बड़ा सोशल एविल था वो डेवलप हुआ है। इसलिए इसको अलग पॉइंट में मेंशन करना है आपको, अनटचेबिलिटी को अलग पॉइंट में मेंशन करना है, और उसमें चांडाल आते हैं। अगर चांडाल्स पर कुछ लिखना चाहते हैं तो चांडालाज were compelled in this age to perform meanest work like cremating dead bodies, अर्थात चांडालों को घृणित या सबसे निम्नतम माने जाने वाली कार्य के लिए बाध्य किया जाता था। जैसे मृतक पशु वह व्यक्ति की खाल को उतारना। They were supposed to leave outside the village. और टाउन, इन्हें गांव या शहर के बाहर रहने के लिए भी बाध्य होना पड़ता था। अब हम लोग आते हैं स्लेवरी सिस्टम पर, दास प्रथा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लेवरी एग्जिस्टेड बट नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन। दास प्रथा विद्यमान तो था, लेकिन एक सामाजिक संस्था के रूप में यह विद्यमान नहीं था। अर्थात ये मुक्त हो सकते थे। दैट मीन्स इमेंसिपेशन वॉज पॉसिबल। ये स्वतंत्र हो सकते थे। Slavery system prevailed, but it was mild. दास प्रथा विद्यमान था, लेकिन यह कठोर नहीं था, यह माइल्ड था। ऐसा हम क्यों बतला रहे हैं? ताकि यूरोपीय दास प्रथा से आप इसे अलग कर सकें। ठीक है ना? सर इसका मतलब ये है कि जैसे कोई स्लेव था तो वो अपने आप को बोल सकता था कि मैं स्लेव नहीं हूं, मैं
मतलब एक प्रक्रिया को अपनाकर वह दास्ता से मुक्त भी हो सकता था, है ना। मतलब बहुत प्रकार की सामाजिक बाध्यताएं, वर्जनाएं, प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं लगाया गया था। इसलिए स्लेवरी सिस्टम तो था, लेकिन वह माइल्ड था, लिबरल था, वह फ्लेक्सिबल था वह। यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। और लास्ट में आप इमेंसिपेशन वाज पॉसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स था इसका। अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ ये स्वतंत्र हो सकते थे। और पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी? नहीं। गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को स्थापित किया गया था। लिख लीजिएगा, द सबऑर्डिनेट कंडीशन ऑफ वीमेन एस्टैब्लिश्ड इन गुप्ता पीरियड। उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था। दे वेर डिप्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट राइट्स। महिलाओं के शिक्षा के अधिकार की भी सीमाएं थी। वे सिर्फ पुराणों का ही अध्ययन कर सकती थी। राइट टू एजुकेशन ऑफ वीमेन was also limited. They could read only Puranas. उन्हें एक आदर्श माता, बहन व पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। उनके लिए आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक माना गया था। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें पुनः विवाह का अधिकार नहीं था। The condition of widows were worst. They had